गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो अपना जो पिछला जो अपना भाग नंबर 2 था, ठीक है, उसके अंदर हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसका हमने डिस्कशन कर लिया। दिशा के लिए हमने 3 लॉ पढ़े थे, तीनों लॉ आपके समझ में आ गए होंगे। फिर हमने अगला जो अपना टॉपिक था वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल कैलकुलेट कर लिया था। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है, आज का अपना टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो चुंबकीय क्षेत्र में आपको क्या करना है, अब आवेशित कण को क्या करना है, गति करवाना है। जब आप आवेशित कण को क्या करवाओगे, गति करवाओगे, तो उसके ऊपर एक चुंबकीय बल कार्य करेगा। कितना? Fm = QVB sin थीटा, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो इसमें आप लिखोगे, जब एक आवेशित कण स्मॉल q को, जब एक आवेशित कण स्मॉल q को चुंबकीय क्षेत्र B में, चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर v वेग से गतिशील किया जाता है, तो आवेशित कण पर चुंबकीय बल लगता है। तो आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो कितना बल लगेगा, पहले भी आप पढ़ चुके हो। आवेशित कण पे कितना चुंबकीय बल लगेगा भाई? Fm = QVB sin थीटा। इतना आपका क्या लगेगा, इस आवेशित कण पर चुंबकीय बल कार्य करेगा। इसको मैं कोई समीकरण 1 दे देता हूं, ठीक है। अब बात मैं ऐसे कर रहा हूं कि कोई आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका कोई समरूप क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ से विवेग से थीटा कोण पर कोई आवेश क्यों है, वो क्या कर रहा है, गतिशील है। तो इस पर क्या करेगा, कोई चुंबकीय बल लगेगा, वो कितना, QVB sin थीटा। अब देखो यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट आएंगे। एक तो अपना क्षैतिज घटक, वो आपका रहेगा V cos थीटा। दूसरा अपना इसका लंबवत घटक, तो लंबवत घटक आएगा अपना V sin थीटा। तो इस प्रकार से इसको क्या कर लिया आपने, घटकों में विभाजित कर लिया, ठीक है। तो इसका जो लंबवत घटक होता है उसके कारण इस पर क्या लगता है, चुंबकीय बल कार्य करता है आवेशित कण पर। तो अपना नीचे इसकी कंडीशन लिखोगे आप कि यदि स्थिति फर्स्ट, तो स्थिति फर्स्ट में आप लिखोगे कि यदि थीटा = क्या हो, 0, अर्थात आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की समांतर क्या है, गतिशील है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या है, गतिशील है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो लिखोगे हो तो
अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिशील हो तो चुंबकीय बल किससे? समीकरण 1 से। किससे लिखोगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चुंबकीय बल थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा अपना। यानी समांतर का मतलब आप समझ गए, जैसे आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है उसके अनुदिश उसी दिशा में आपका क्या है? आवेशित कण गतिशील है। उस कंडीशन में आपका ये थीटा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अपने पास Fm इक्वल टू QVB और ये साइन क्या हो जाएगा? 0। अब साइन 0 का मान आप सब जानते हो कितना होता है? 0। तो अपना इसके ऊपर इस कंडीशन में जो लगने वाला चुंबकीय बल है वो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। समझ गए? तो एक बार इसको आप पॉज करके नोट कर लो, फिर सेकंड में कंडीशन बताता हूं आपको। पॉज करके नोट करो इसको जल्दी। हो गया? पॉज करके नोट कर लेना इसको। अब देखो, इस स्थिति के अंदर अपना जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश क्या होगा? गतिशील होगा, जिससे चुंबकीय बल का मान इसमें क्या होता है? 0 होता है। तो नीचे लिख लेना ये बात, इस प्रकार से लिखोगे। देखो नीचे इसके नीचे लिखोगे कि इस स्थिति में आवेशित कण पर चुंबकीय बल 0, चुंबकीय बल 0 होता है, जिससे आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सरल रेखीय पथ पर गतिशील होता है। तो इस स्थिति में जब आपका थीटा इक्वल टू 0 होगा तो आपके आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होगा? 0, जिससे आपका आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सरल रेखीय पथ पर, कौन से पथ पर? सरल रेखीय पथ पर क्या होता है? गतिशील होता है। ठीक है? तो पहली अपना केस है उसकी बात है ये।
ठीक है। अब अपना जो सेकंड जो केस होगा, स्थिति अपनी सेकंड, तो सेकंड स्थिति के अंदर यदि थीटा इक्वल टू 90 हो तो, अर्थात 90 का मतलब समझ गए, अर्थात अपना आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गतिशील हो तो चुंबकीय बल, हो तो चुंबकीय बल, वो भी आपका समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो अपना समीकरण 1 था Fm इक्वल टू QVB साइन, और थीटा की जगह की बार क्या आ जाएगा 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ जो चुंबकीय बल होगा वो आ जाएगा QVB, इतना आपका चुंबकीय बल लगेगा। तो इस स्थिति में आपका आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान क्या होता है अधिकतम, ठीक है, जिससे आपका आवेशित जो कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में वर्तीय पथ में गतिशील होने के लिए क्या होता है बाध्य होता है। तो ये एक बार पॉज करके आप क्या करो, नोट करो, जल्दी नोट करो इसको। तो कर लिया आपने पॉज करके नोट। तो इसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे आपको लिखना है देखो इस स्थिति में, इस स्थिति में आवेशित कण पर अधिकतम चुंबकीय बल, अधिकतम चुंबकीय बल लगता है, अधिकतम चुंबकीय बल लगता है जो कण को वर्ताकार पथ में गति के लिए बाध्य करता है, अर्थात चुंबकीय बल, चुंबकीय बल कण को वर्ताकार पथ में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है।
तो इस कंडीशन में आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। अब नीचे लिखो कि यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कण विवेग से r त्रिज्या के स्मॉल r त्रिज्या के वर्तीय पथ में गति करे तो अभिकेंद्रीय बल कितना अभिकेंद्रीय बल होगा वो आपको बताना है। तो अभिकेंद्रीय बल आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि आपका mv²/r इक्वल टू आपका क्या होता है qvb, जो इसके ऊपर लगने वाला बल है, अधिकतम बल लग रहा है, उसके बराबर होगा। तो देखो इस प्रकार से ये कोई आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। क्रॉस का मतलब आप समझ गए होंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो इसकी दिशा किधर है भाई चुंबकीय क्षेत्र की? क्रॉस का मतलब है अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? अंदर की ओर। तो इस प्रकार से वर्ताकार पथ के ऊपर क्या कर रहा है? ये गति कर रहा है। समझ गए? विवेग से। तो इसके अंदर की ओर ऐसे ये एफएम जो बल है उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, और वो कितना? mv²/r इक्वल टू qvb। समझ गए? तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? इसकी वेग निकाल सकते हो आप। तो वेग आपका क्या हो जाएगा? यहां से r इधर चला जाएगा, अपना एक v से एक v कैंसिल, तो अपना r इधर जाएगा और m नीचे आ जाएगा। तो v इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा? qbr/m। ये आपका वर्ताकार पथ के ऊपर कण का क्या आ गया? वेग आ गया। इससे आप वर्तीय पथ की क्या निकाल सकते हो? त्रिज्या भी निकाल सकते हो। तो मैं अभी बताता हूं, इसको एक बार पॉज करके आप नोट करो, इसको नोट करो भाई जल्दी। तो इसको पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखो, आपने वर्ताकार पथ के ऊपर वेग निकाल लिया, तो अब इस वर्तीय पथ की त्रिज्या भी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। तो वर्तीय पथ की त्रिज्या, तो त्रिज्या यहां से निकाल सकते हो। ये r निकालना आपको, स्मॉल r, ये वाला स्मॉल r है वो आपको निकालना है। तो क्या करोगे? m ऊपर, यहां ऊपर आ जाएगा, क्यूब भी नीचे आ जाएगा। तो अपना त्रिज्या आपकी आ जाएगी r इक्वल टू mv/qb। ये क्या हो जाएगी? अपनी त्रिज्या हो जाएगी। किसकी? इस वर्तीय पथ की, जिस वर्तीय पथ पर अपना आवेशित कण क्या हो रहा है? घूम रहा है। त्रिज्या हो गई। अब त्रिज्या आपके पास आ गई, तो आप क्या कर सकते हो? इसका आवर्तकाल भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आवर्तकाल, एक पूरा चक्कर करने में लगा समय, वो आपका आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल उसको कैपिटल टी से हम डिनोट करेंगे। तो कैपिटल टी होता है अपना 2πr, यानी वर्त की परिधि के ऊपर, तो परिधि के बराबर वो दूरी तय करेगा, अपॉन वेग उसका क्या रहेगा? v। तो दूरी बटा वेग, अपना क्या हो गया? समय हो गया। वही तो अपना आवर्तकाल होता है। समझ गए? तो यहां पर देखो अपने पास v का मान आ गया, तो ये v की वैल्यू यहां पर रख दो आप। तो अपने पास t इक्वल टू क्या जाएगा? 2πr
और अपॉन वी का मान रख दो क्यू बी आर अपॉन आपका एम। ठीक है, आर से आर अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा वी, यह आवर्तकाल आ जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये क्या आ गया, इसका आवेशित कण का आवर्तकाल आपके पास आ गया। आवर्तकाल आपके पास आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, इसकी आवर्ती निकाल सकते हो। तो इधर आप आवर्ती निकाल देना इसकी आवर्ती। तो आवर्ती आप सब जानते हो स्मॉल एन इक्वल टू 1 आवर क्या होता है, आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल का मान रख दो, उल्टा हो जाएगा। तो अपने पास जो आवर्ती होगी एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यूब बी अपॉन 2 पाई एम। ये आपके पास क्या होगी, इसकी आवर्ती होगी। आवर्ती आपके पास आ गई तो आप क्या निकाल सकते हो, इसकी कोणीय आवर्ती निकाल सकते हो। तो कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती, तो कोणीय आवर्ती आप सब जानते हो क्या होती है, ओमेगा। और ओमेगा क्या होती है आपकी 2 पाई अपॉन टी, या 2 पाई एन भी आप लिख सकते हो। या तो 2 पाई अपॉन टी लिख दो, या फिर क्या लिख दो 2 पाई एन लिख दो। तो यहाँ एन का मान आपके पास आ गया, वो यहाँ रख दो। तो अपने पास ओमेगा इक्वल टू 2 पाई और एन का मान आप यहाँ रखोगे तो इंटू क्यूब बी अपॉन 2 पाई एम। अब देखो यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई अपना कैंसिल, तो अपने पास जो कोणीय आवर्ती होगी वो क्या आ जाएगी, क्यूब बी अपॉन एम आ जाएगी। ये आपके पास इसकी क्या आ गई, कोणीय आवर्ती होगी, जिसको आप साइक्लोट्रॉन आवर्ती भी बोलते हो। तो नीचे लिख देना इसे साइक्लोट्रॉन आवर्ती भी कहते हैं। तो जल्दी इसको एक बार पॉज करके आप नोट कर लो, फिर आगे मैं आपको समझाता हूं। स्थिति थर्ड जल्दी नोट कर लो। हो गया, चलो अब देखो तीसरी स्थिति अपनी क्या है। तो स्थिति थर्ड, इसको नोट कर लिया आपने। तो थर्ड इसकी कंडीशन देखते क्या आती है अपने पास। तो स्थिति थर्ड लगाना आप, स्थिति थर्ड। तो तीसरी स्थिति में जब आपका आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर क्या होता है, गतिशील होता है, समझ गए। तो आप क्या करोगे, उसके जो वेग है उसके वेग के दो घटक, एक तो आपका v cos थीटा आया था, v cos थीटा, तो v cos थीटा क्षैतिज घटक और आपका v sin थीटा लंबवत घटक क्या होते हैं, आपको प्राप्त होते हैं। तो अपना जो क्षैतिज घटक v cos थीटा है उसके कारण तो आपका आवेशित कण सरल रेखीय पथ पर गति के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। और अपना कौन सा लंबवत घटक v sin थीटा के कारण अपना आवेशित कण कौन से पथ पर है, वर्तीय पथ पर गति के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। तो इन दोनों के सुपरपोजिशन के कारण, दोनों के अध्यारोपण के कारण अपना जो आवेशित पथ है
जो आवेशित जो कण है वो क्या करता है, कुंडलिनी पथ पर क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है। समझ गए कैसे? इस प्रकार से देखो आप, इस प्रकार से बच्चों ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है बी। समझ गए? अब इस पर कोई आपका आवेशित कण है वो थीटा कोण, ये आपका कोण क्या है, थीटा। थीटा कोण पर v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। वेग अपना ये क्या है, v। तो यहां पर इसके दो घटक आएंगे, एक तो क्षैतिज घटक v cos थीटा और एक आपका क्या, लंबवत घटक v sin थीटा। दो घटक आ गए अपने। तो इसे v cos थीटा क्षैतिज घटक के कारण तो क्या करेगा वो, सरल रेखीय पथ पर यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही सरल रेखीय पथ पर गति के लिए क्या होगा, बाध्य। और इसे v sin थीटा जो लंबवत घटक है उसके कारण अपना जो आवेशित कण है वो वर्तीय पथ पर क्या होगा, गति के लिए बाध्य। और इन दोनों के अध्यारोपण के कारण अपना जो आवेशित कण है वो इस प्रकार से, देखो बच्चों इस प्रकार से कुंडलिनी पथ पर क्या करेगा, गति करेगा। इस प्रकार से समझ गए, इस प्रकार से गति करने लग जाएगा। तो नीचे इस स्थिति में लिखना, जब आवेशित कण, जब आवेशित कण, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण, चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर गति करता है, पर गति करता है, तो आवेशित कण के वेग के दो घटक है। तो आवेशित कण के वेग के दो घटक v cos थीटा क्षैतिज घटक व v sin थीटा लंबवत घटक, लंबवत घटक होंगे, लंबवत घटक होंगे। तो दो अपने घटक आ गए, तो क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक क्या, v cos थीटा, v cos थीटा, क्षैतिज घटक v cos थीटा आवेशित कण को, आवेशित कण को रेखीय पथ के लिए, रेखीय पथ के लिए बाध्य, बाध्य करता है तथा लंबवत घटक, घटक v sin थीटा आवेशित कण को वर्तीय पथ, वर्तीय पथ के लिए बाध्य करता है तथा इन दोनों के अध्यारोपण, अध्यारोपण के कारण
आवेशित कण कुंडलीन पथ पर गति करता है। इस प्रकार कुंडलीन पथ पर क्या करेगा? गति करेगा। समझ गए? अब देखो इसका जो लंबवत घटक आ रहा है क्या? v sin थीटा। तो इस v sin थीटा के कारण क्या? ये वर्तीय पथ पर गति करता है। तो ये क्या करेगा? इसका लंबवत घटक इसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। समझ गए? तो नीचे आप ये एक बार इसको नोट कर लो, आप पॉज करके नोट कर लो, फिर लिखाता हूं आपको नीचे। हो गया है अपना। अब देखो आप इसके नीचे लिखना है आपको, इसके नीचे क्या लिखोगे आप? देखो आप इसके नीचे लिखोगे वेग का लंबवत घटक, वेग का लंबवत घटक वर्तीय पथ में गति के लिए, वर्तीय पथ में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अतः जो आपका अभिकेंद्रीय बल होगा वो क्या हो जाएगा भाई? m, और v की जगह क्या आ जाएगा अपना? v sin थीटा, क्योंकि लंबवत घटक के कारण ही आ रहा है, तो ये आपका v sin थीटा और इसका स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, इक्वल टू इधर, तो इधर अपना क्यू बी आता है, तो v की जगह अपना क्या आ जाएगा? v sin थीटा, तो क्यू वी बी और ये आपका sin थीटा आ गया। इधर से आपको क्या करना है भाई? इसकी सबसे पहले क्या, जब वेग निकालते हो तो वेग देखो आप पहले, तो ये आपका वी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से आपके पास वी से वी कैंसिल, ऐसे हो जाएगा आपका वी स्क्वायर और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो अपने पास अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, एक वी से एक वी कैंसिल, और अपने पास आ जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन आर और इक्वल टू ये आपके पास क्यू बी आ जाएगा। यहां से आप क्या निकाल सकते हो? v निकाल सकते हो। तो अपना v क्या हो जाएगा? यानी वृत्ताकार पथ के ऊपर कितने वेग से गति करेगा वो आ जाएगा अपने पास। तो v इक्वल टू क्यू बी और ये r ऊपर चला जाएगा और m साइन थीटा नीचे आ जाएगा। इतना तो इसका क्या आ जाएगा? इस कंडीशन के अंदर वेग आ जाएगा। त्रिज्या आपको निकालनी है इसकी, तो त्रिज्या r यहां से निकाल लोगे तो अपने पास त्रिज्या आ जाएगी एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या आपके पास आ गई तो इसका आवर्तकाल भी हो जाएगा अपने पास। तो इसका देखो आवर्तकाल, तो इसके लिए आवर्तकाल अपना t, और t इक्वल टू क्या होता है अपना? t इक्वल टू क्या?
वही 2πr अपॉन v, 2πr अपॉन v का मान आपके पास है तो रख दो, तो t इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2πr और ये v आपने निकाल लिया तो ये आपका QBr अपॉन m sin थीटा ये अपने पास आ गया। तो यहाँ से r से r अपना कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2πm sin थीटा अपॉन क्या आ जाएगा QB आ जाएगा। तो इसका आवर्तकाल अपने पास क्या आ गया t इक्वल टू 2πm और ये आपका sin थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका क्या रह जाएगा QB। ये इसका क्या आ गया आपके पास आवर्तकाल आ गया अभी। तो इसमें आपको ये चीज कैलकुलेट करनी थी, तो इसको एक बार पॉज करके आप नोट कर लो। तो नोट कर लिया आपने। अब देखो आप नीचे स्टार लगा के लिखना है चूड़ी अंतराल या पिच अंतराल भी बोलते हैं इसको, स्टार लगा के लिख लेना चूड़ी या इसी को बोलते हैं हम पिच, पिच अंतराल। चूड़ी या पिच अंतराल अपना क्या होता है, ठीक है, वो चीज आपको देखनी है। अब आपका आवेशित कण के द्वारा एक पूरा चक्कर करने में 36 दिशा में जो तय की गई अपनी दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं चूड़ी अंतराल। समझ गए? जैसे एक पूरा चक्कर करेगा यहां से, तो ये 36 दिशा में तय की गई जो दूरी होगी, जैसे ये दूरी आपकी ये चूड़ी अंतराल होगी, ये वाली क्या होती है आपकी चूड़ी अंतराल, जिसको हम अक्ष से डिनोट करते हैं, ये आपकी चूड़ी अंतराल होगी। समझ गए? तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से आप लिखोगे कि आवेशित कण द्वारा एक पूरा चक्कर करने में 37 दिशा में तय की गई दूरी को चूड़ी अंतराल कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे चूड़ी अंतराल बोलेंगे। अब देखो आपका चूड़ी अंतराल होगा, चूड़ी अंतराल जिसको हम किससे डिनोट करेंगे अक्ष से। तो ये क्या है भाई अंतराल यानी दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होगा वेग इंटू आवर्तकाल, वेग इंटू आवर्तकाल। तो अपना वेग तो अपना क्या रहेगा भाई 36 दिशा में वेग क्या है v cos थीटा और आवर्तकाल क्या है कैपिटल T, तो लिख दो अक्ष इक्वल टू v cos थीटा इंटू क्या कैपिटल T। अब कैपिटल T आप पहले निकाल चुके हो, कैपिटल T आप क्या कर चुके हो पहले निकाल चुके हो, तो वो वैल्यू आप यहां रख दो। तो अक्ष इक्वल टू अपना v cos थीटा, ठीक है, इंटू ये अपना क्या है 2πm और साइन थीटा अपॉन QB। यहां से देखो आपका जो 2 साइन कोस थीटा और साइन थीटा आ रहा है, तो चूंकि आप सब जानते हो 2
साइन थीटा और ये आपका कोस थीटा इक्वल टू अपना क्या होता है साइन 2 थीटा। तो इसकी जगह आप साइन 2 थीटा रख सकते हो। तो अपने पास अक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा v और ये आपका पाई आ जाएगा v पाई और ये आपका m और अपने पास या ऐसे लिख दो पाई एम वी और ये साइन 2 थीटा अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा क्यूब बी। यह आपका क्या हो गया चूड़ी अंतराल हो गया। क्या आ गया अपने पास चूड़ी अंतराल आ गया इसका। तो इस प्रकार से आप इसका ये चूड़ी अंतराल है वो कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए? चलो भाई समझ गए, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से इसको एक बार पॉज करके आप क्या कर लो नोट कर लो। तो नोट कर लिया होगा आपने। तो इस प्रकार से जो आज का अपना जो टॉपिक है ठीक है वो है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो चुंबकीय क्षेत्र में आपने आवेशित कण को क्या करवाया गति करवाया। तो उस पर लगने वाला बल आपने निकाल लिया एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसके अंदर आप 3 कंडीशन लगाई है आपने कि यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो उस कंडीशन में आपका 0 ही आ जाता है ठीक है। फिर आपने थीटा इक्वल टू क्या कर दिया 90। तो इस कंडीशन में इस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है एफ एम इक्वल टू क्या है आपके पास जो चुंबकीय बल आया वो आया क्यूबी। तो इस कंडीशन में लगने वाला आपका जो चुंबकीय बल है वो क्या है आपका अधिकतम चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसके कारण अपना जो आवेशित कण है वो वर्तीय पथ पर गति के लिए क्या होता है बाध्य होता है। और यदि आपका कण वर्तीय पथ पर गति करता है तो उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल भी ये क्या करता है प्रदान करता है। समझ गए? तो आवश्यक अभिकेंद्रीय जब बल यह प्रदान करेगा तो आपके पास आया अभिकेंद्रीय बल एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू बी। और इससे आपने इसका वेग रेडियस आवर्तकाल और आवर्ती और कोणीय आवर्ती क्या कर ली कैलकुलेट कर ली। फिर स्थिति थर्ड लगाया कि आपका जब आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है वी वेग से गतिशील होता है ठीक है। तो उस कंडीशन में इसके वेग के क्या आते हैं 2 घटक, एक वी कोस थीटा और एक वी साइन थीटा। ये आपका क्षैतिज घटक और ये लंबवत घटक। क्षैतिज जो घटक है इसको क्या करता है रेखीय पथ में गति के लिए बाध्य करेगा और ये इसको वर्तीय पथ में गति के लिए बाध्य करेगा। और दोनों के अध्यारोपण के कारण अपना आवेशित कण क्या करने लग जाएगा कुंडलीन पथ पर गति करने लग जाएगा। तो ये आपका वेग का जो लंबवत घटक है इसके कारण इसको क्या मिलता है आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान होता है। तो वो अभिकेंद्रीय बल लगाकर आप इसका फिर से क्या निकाल सकते हो इसका वेग त्रिज्या और आवर्तकाल आपने कैलकुलेट कर ली ठीक है। फिर मैंने देखा यहाँ पर चूड़ी अंतराल। तो चूड़ी अंतराल आपको बताया कि कोई आपका आवेशित कण है वो एक पूरा चक्र करने में क्षैतिज दिशा में जितनी दूरी तय करता है उसी को आप क्या बोलते हो चूड़ी अंतराल, जिसको आप अक्ष के द्वारा क्या करते हो डिनोट करते हो। तो अपना अक्ष इक्वल टू मैंने बताया वेग इंटू क्या होता है आवर्तकाल। वेग अपना वी कोस थीटा है, आवर्तकाल अपना टी है। तो इसके लिए अपना आवर्तकाल कितना आया 2 पाई एम साइन थीटा अपॉन क्यू बी जो आपने पहले निकाला है। यह वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप करवाओगे तो अपने पास क्या जाता है यहाँ अक्ष इक्वल टू पाई एम बी और ये आपका क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन क्यू बी हो जाएगा। हो गया? तो इस प्रकार से आपने इसका क्या निकाल लिया चूड़ी अंतराल कैलकुलेट कर लिया। समझ गए? तो ये आपके मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही। नेक्स्ट अपना टॉपिक अपना नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।